वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SD-WAN के बारे में, राइट। सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। जब भी SD-WAN की बात होती है तो ये बात होगी कि इससे पहले जो WAN यूज़ हो रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, राइट। जो अभी तक ट्रेडिशनल WAN यूज़ हो रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम। देखिए, ट्रेडिशनल WAN में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रेडिशनल WAN का जो आर्किटेक्चर है वो आज की रिक्वायरमेंट में फुलफ़िल नहीं बैठता है। इस वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल WAN है इसको अपग्रेड कर दिया गया। किसमें? SD-WAN सॉल्यूशन। मीन्स आज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए ये SD-WAN सेटअप करना पड़ा, ओके। और SD-WAN सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो SDN टेक्नोलॉजी को लेके प्रोवाइड किया जा रहा है। मीन्स जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है SDN सॉल्यूशन के लिए। SDN सॉल्यूशन मल्टीपल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, कोई एक कंपनी SD-WAN सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। जैसे आप मान के चलो, सिस्को प्रोवाइड करती, जूनिपर प्रोवाइड करती, पोलो अल्टो प्रोवाइड करता है, और आपका वर्सा है SD-WAN सॉल्यूशन, फोर्टिनेट, ये सभी SD-WAN सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब SD-WAN सॉल्यूशन आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है वो कंपनीज चाहती हैं कि वो अपना जो इंफ्रा है वो SD-WAN सॉल्यूशन पे शिफ्ट कर लें। तो इसका मतलब SD-WAN के अंदर बहुत सारे एडवांटेज होंगे। तो वन बाय वन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे कि जो ट्रेडिशनल WAN है उससे जो SD-WAN में हम आए हैं तो क्या एडवांटेज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें ट्रेडिशनल WAN के साथ नहीं मिल पा रहे थे, राइट। तो पहले हम लोग अपने नॉर्मल WAN के बारे में बात करते हैं, मीन्स ट्रेडिशनल WAN के बारे में बात करते हैं। जब भी ट्रेडिशनल WAN की बात होती है और WAN की बात होती है तो हम बात करते हैं प्राइवेट WAN के बारे में एंड पब्लिक WAN के बारे में, राइट। प्राइवेट WAN के बारे में बात होगी, पब्लिक WAN के बारे में बात होगी। प्राइवेट WAN मीन्स अगर मैं MPLS के थ्रू दो साइट्स को कनेक्ट करता हूँ, मैं मेट्रो इथरनेट के थ्रू दो साइट को कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। पुराने टाइम की अगर बात करें, काफ़ी टाइम पहले फ्रेम रिले यूज़ करते थे, राइट। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम मल्टीपल साइट्स को प्राइवेट कनेक्ट कर सकते थे। मल्टीपल साइट्स को मीन्स मैं ऐसा बोलूँ कि मान के चलते हैं कि सपोज ये साइट A है और ये साइट B है, दोनों ही साइट रिमोट लोकेशन पे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। इन दोनों साइट्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर मुझे बोला जाए कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, तो मैं बोलूँगा कि मैं प्राइवेट WAN के साथ जाऊँगा। प्राइवेट WAN के साथ इसलिए जाऊँगा क्योंकि अगर मैं प्राइवेट WAN के थ्रू इन साइट्स को कनेक्ट करता हूँ तो इन साइट्स पे जो भी हमारे LAN यूजर्स हैं, इन साइट पे जो भी हमारे LAN यूजर्स हैं, इनका जो डेटा है या इनकी कनेक्टिविटी में जो डेटा, जो भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे वो बहुत सिक्योर होगा। बिकॉज़ यहाँ कहीं भी आपको पब्लिक यूजर्स कनेक्ट होने के चांसेस नहीं हैं। तो सिक्योर भी है। और देखा जाए कि जब प्राइवेट कनेक्टिविटी की बात करते हो तो जो प्रेफरेंस देते हैं वो MPLS लिंक, मेट्रो इथरनेट, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू कनेक्टिविटी करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट WAN के थ्रू मल्टीपल रिमोट पे LAN नेटवर्क्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने प्राइवेट WAN यूज़ नहीं किया, आपके पास दूसरा ऑप्शन था, आपने इंटरनेट सर्किट यूज़ किया, दो डिफरेंट साइट्स को कनेक्ट करने के लिए, साइट A एंड साइट B मैं सेम देता हूँ, राइट। इन दोनों के लिए आप इंटरनेट सर्किट लोगे दोनों साइड में। ऐसा करने के बाद फिर आपको इधर का जो LAN A है उसको आपको LAN B के साथ कनेक्ट करना है दूसरी रिमोट साइड में, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि वाया इंटरनेट तो कैसे कनेक्टिविटी करेंगे,
उसके लिए आपने पढ़ रखा है कि आप क्या कर सकते हो कि जब भी आपको इंटरनेट सर्किट की हेल्प से प्राइवेट लैंस को कनेक्ट करना हो तो आप क्या करते हो, इसके बीच में एक टनल क्रिएट कर देते हो, दो साइड्स के बीच में वर्चुअल टनल क्रिएट कर देते हो। और टनल क्रिएट करने के बाद टनल में आप क्या कर सकते हो, जीआरई क्रिएट कर सकते हो, आप आईपी सेक कर सकते हो, साइट टू साइट वीपीएन कर सकते हो, आप डीएम वीपीएन कर सकते हो। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप इन दोनों लैंस को आपस में कनेक्ट करा सकते हो। अगर इंटरनेट सर्किट आप यूज़ कर रहे हैं तब भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जो हमारा वैन है, जो वैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, हम दोनों ही केसेस में आप कनेक्टिविटी करा पा रहे हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क को। देखिए जो हमारा पुराना वैन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात यह है कि जो पुराना वैन है उसका आर्किटेक्चर आज के टाइम पे हमारे एप्लीकेशंस के लिए बेटर नहीं है। क्यों नहीं है, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि सपोज़ ये मेरा एक डीसी है, डेटा सेंटर, राइट। इस डीसी के पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर हैं, वेब सर्वर हैं, आपके डेटाबेस सर्वर हैं, इस तरह के बहुत सारे सर्वर्स हैं जो डीसी के पास हैं। और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मान लेते हैं एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है। इस कंपनी की मल्टीपल साइट्स हैं, S1, S2, S3, S4, इस तरीके से मान लेते हैं मल्टीपल साइट्स। इन साइट्स के लिए इस कंपनी ने एक वेंडर लिया, राइट। और इस वेंडर कोई भी ले सकते हैं, वेंडर जैसे मैंने एयरटेल ले लिया और एयरटेल की हेल्प से प्राइवेट कनेक्टिविटी इन सभी साइट्स के बीच में क्रिएट हो गई और डीसी तक कनेक्टिविटी हो गई, राइट। डीसी में आपके सर्वर्स हैं और इन सर्वर्स को जो भी यूज़र्स, इधर लाइन यूज़र्स हैं, जो भी लोकल एरिया कनेक्शन में यूज़र्स हैं, ये सभी यूज़र्स अपने सर्वर को रीच कर पा रहे हैं विद हेल्प ऑफ MPLS लिंक, राइट। इस तरीके से जो ABC ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक प्राइवेट नेटवर्क सेटअप हो गया, सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही, इसमें किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है। बट अब हुआ क्या है आज के टाइम पे कि जो ये एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, ये वाले, ये सभी एप्लीकेशन सर्वर मूव हो चुके हैं। कहाँ हो चुके हैं? मैक्सिमम एप्लीकेशन सर्वर मूव हो चुके हैं क्लाउड पे। मैं बोलूँगा पब्लिक क्लाउड पे, मीन्स आपका AWS, Azure और GC, गूगल क्लाउड, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर्स थे कहाँ मूव हो चुके हैं? क्लाउड पे। मैंने भी यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, क्लाउड में भी मैंने बोला है कि पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। देखिए पब्लिक क्लाउड तो सामने ही आपके बात हो रही कि पब्लिक क्लाउड की, ठीक है, ये पब्लिक नहीं, मैं प्राइवेट पार्ट बोल रहा हूँ। पब्लिक क्लाउड की बात हो रही, AWS, Azure, माइक्रोसॉफ्ट का गूगल क्लाउड, ये सभी पब्लिक क्लाउड बोले जाएंगे। प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये आप ऐसे समझो कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या गवर्नमेंट है, ये अपना एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को यूज़ करके अपना एक डेटा सेंटर सेटअप करते हैं, राइट। तो वो हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड, राइट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक क्लाउड की, क्योंकि पब्लिक क्लाउड पे आज के टाइम पे एप्लीकेशन मूव क्यों हो रहे हैं, इसका भी रीज़न है कि जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जो पहले इधर डेटा सेंटर के अंदर पे करने की ज़रूरत थी, राइट। तो अब इस वजह से जब एप्लीकेशंस मूव कर चुके हैं कहाँ? क्लाउड पे, तो उस कंडीशन में जब हमारा लैन यूज़र है उसको जो भी एप्लीकेशंस एक्सेस करने होते हैं, राइट, जो भी सर्वर्स उसको एक्सेस करने हैं वो सभी कहाँ हैं? क्लाउड में। तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? सबसे पहले इस लिंक के थ्रू डेटा सेंटर में ट्रैफिक जाएगा और डेटा सेंटर के बाद ट्रैफिक इंटरनेट सर्किट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट सर्किट किसने ले रखा होगा? आपके डेटा सेंटर ने, और यहाँ पे फायरवॉल लगा रखा होगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, राइट। इस फायरवॉल से ट्रैफिक फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? क्लाउड पे, और क्लाउड से आपको सर्वर एक्सेस मिल जाएगी।
राइट। आपके दिमाग में बात ये आ रही कि यार ये तो प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा दिख रहा है कि एप्लीकेशंस कहाँ हैं? क्लाउड पे। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा भी आ रहा होगा कि एक काम करते हैं कि हम अपनी साइट पे एक इंटरनेट सर्किट ले लेते हैं और उस इंटरनेट सर्किट के थ्रू डायरेक्टली हम क्लाउड पे पहुंच जाए। राइट भाई, एक साइट है आपकी, इस पे इंटरनेट सर्किट लिया और डायरेक्ट क्लाउड को रीच कर लिया। ओके, बट मैं डायरेक्ट अब सेंट्रलाइज सारी चीज़ें क्या है, देखिए आप ऐसा समझो कि जो राउटिंग डिज़ाइन है वो आपका कुछ ऐसा था। राउटिंग डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। तो आप किस तरीके से अपने जो भी सर्वर्स हैं जो आपने क्लाउड पे डिप्लॉय किए, तो उन सर्वर्स को आप एक्सेस कर पाओगे? जाना तो आपको राउटिंग डिज़ाइन के थ्रू ही आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। तो इस चीज़ का सल्यूशन आपको SD-WAN में मिल जाएगा। SD-WAN जो डिज़ाइन किया गया, जो डेवलप किया गया SD-WAN, वो यही देख के डेवलप किया गया कि जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आज के टाइम पे मैक्सिमम एप्लीकेशंस पब्लिक क्लाउड पे। तो किस तरीके से कंपनीज़ का अपना एंटरप्राइज नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव कर जाए, ठीक, उसका जो आर्किटेक्ट है वो इम्प्रूव कर जाए। और यहाँ तक कि बहुत सारे मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पुराने ट्रेडिशनल वैन के साथ, वो इम्प्रूव कर जाए। अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा SD-WAN सॉल्यूशन है, अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, SD-WAN सॉल्यूशन में हमारा इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर मिल गया। आर्किटेक्चर मिल गया, राइट, इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर मिल गया। और आप ऐसा मान के चलो कि SD-WAN सॉल्यूशन के अंदर आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ कि इंटेलिजेंट राउटिंग हो गई, राउटिंग क्रिएट हो गई। यहाँ तक मैं बोलूँगा कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट भी मिल गया हमको। कहाँ पे? SD-WAN सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन बात करेंगे, बट अभी आप ऐसा समझिए कि हमारा जो आर्किटेक्चर है वो इम्प्रूव होना ज़रूरी था। तो SD-WAN सॉल्यूशन के लिए आपको समझ में आ रहा है कि इसके साथ ऐसे हम फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो हमारे ट्रेडिशनल वैन के साथ प्रॉब्लम है। हम उसको बिल्कुल प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल वैन के साथ एक जो हमें बड़ा प्रॉब्लम दिखता है वो ये दिखता है कि सपोज़ मान के चलो कि ये मेरा एक DC है, डेटा सेंटर है, और इस डेटा सेंटर के पास 2 MPLS लिंक है, राइट। और इधर से आपकी ये रिमोट साइट है, ये क्या है आपकी रिमोट साइट, तो डुअल लिंक हो गया। तो रिमोट साइट है, तो रिमोट साइट से कनेक्टिविटी है ऐसे आपकी, मान के चलते सपोज, राइट। बट आपका जो राउटर है ना, उस राउटर की राउटिंग टेबल में ये पाथ प्रेजेंट है और ये पाथ दोनों ही प्रेजेंट है, राइट। अब आप ऐसा मान के चलो कि राउटर की राउटिंग टेबल में पाथ है, तो क्या करेगा? जो भी पाथ उसके लिए अवेलेबल है तो आगे ट्रैफिक को क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पाथ राउटर ने इसे दिया है ट्रैफिक को आगे भेजने के लिए, उस पाथ में कंजेशन है। आप ऐसे समझो, इस पाथ में क्या है? कंजेशन है। पाथ में अगर कंजेशन है, इसका मतलब जो हमारा ट्रैफिक है वो ट्रैफिक अगर मैं इस पाथ से पास करूंगा तो लेटेंसी मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, इस पाथ से ट्रैफिक भेजूंगा तो क्या क्रिएट होगी? लेटेंसी क्रिएट होगी, फेस करनी पड़ेगी। भाई यूज़र एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए वो इस पाथ को चूज़ किया क्योंकि राउटर की राउटिंग टेबल में ये पाथ अवेलेबल था। राउटर ने पाथ देखा तो राउटर ने फाइनली ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया। अब इस पाथ में कंजेशन है, ये इंटेलिजेंसी इस राउटर के पास नहीं है। आप ऐसा समझो कि अगर राउटर इस पाथ के कंजेशन को समझ लेता
और समझने के बाद ट्रैफिक को इस पाथ से न फॉरवर्ड करके इस दूसरे वाले पाथ से भेज देता। उस कंडीशन में हम बोल सकते थे कि राउटर, ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें इंटेलिजेंट राउटिंग यूज़ हो रही। बट किसी भी तरह की इंटेलिजेंट राउटिंग नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप ऐसे समझो कि जब हम लोग गूगल मैप यूज़ करते हैं ना, गूगल मैप, और जिस रास्ते से हम जा रहे होते हैं, ऐसे दो पाथ है मान लेते हैं, तो इस रास्ते से जा रहे हैं तो गूगल मैप में ये दिखाई देता है कि इस साइड में क्या है, येलो टाइप का कुछ मार्क दिखाई दे रहा है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होगा। तो हम पाथ को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट राउटिंग है, जिसके थ्रू मुझे पता चल रहा है कि पाथ को हमने चेंज कर लिया क्योंकि इस पाथ में क्या कंजेशन है। तो जो भी एप्लीकेशंस आप एक्सेस कर रहे थे सर्वर से, तो उनको किसी भी तरह की लेटेंसी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पार्ट हुआ इंटेलिजेंट राउटिंग का। ये हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है, ट्रेडिशनल वैन है, उसमें ये कमी है कि इंटेलिजेंट राउटिंग प्रोवाइड नहीं करता। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे करने के बाद, तो हम अपने ट्रेडिशनल वैन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, बट वो एक बहुत डिफ़िकल्ट और कॉन्फ़िगरेशन बहुत एक बड़ा टास्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ऐसा बोल सकते हैं। तो चीज़ें ईजी करने के लिए ये चीज़ें, तो दो चीज़ें हो गई मैंने आपको बताई। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि आर्किटेक्चर को क्या इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर चाहिए मैं, राइट। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि इंटेलिजेंट राउटिंग होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसमें राउटर कह रहा है कि मेरे पास ये रूट अवेलेबल है, और उसने उस रूट में कंजेशन है या नहीं है, ये चीज़ राउटर जज नहीं कर पा रहा। तो अगर रूट में कंजेशन है और ट्रैफिक मैंने उस पर भेज दिया, तो उस टाइम पे जो भी यूज़र एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको वो एप्लीकेशन एक्सेस करने में लेटेंसी मिल जाएगी। तो ये एक इंटेलिजेंट राउटिंग का पार्ट तो है नहीं। तो सेकेंड थिंग, SD-WAN सोल्यूशन में हमको इंटेलिजेंट राउटिंग मिल जाएगी। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला था कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की बात करें तो मैं आपको ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में 1000+ राउटर है। आपका जो नेटवर्क है उसमें 1000+ राउटर है। अगर मुझे इन सभी डिवाइसेस को मैनेज करना है, तो आज के टाइम पे 95% लोग इन डिवाइसेस को CLI मैनेज कर रहे हैं, कमांड लाइन के थ्रू। तो इस वजह से आप ऐसा समझिए कि ये चीज़ इजीली मैनेजेबल नहीं है। तो इसके लिए जो SD-WAN सोल्यूशन है उसमें आपको सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड किया गया कि एक ही जगह से आप सभी डिवाइसेस को GUI के थ्रू, CLI के थ्रू नहीं, GUI के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। मैंने आर्किटेक्चर के बारे में बात की कि क्यों इम्प्रूव करना पड़ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन शिफ्ट हो चुके हैं कहाँ, क्लाउड पे। इंटेलिजेंट राउटिंग की बात की, क्यों क्रिएट करने की ज़रूरत है कि अगर पाथ में कंजेशन है तो पाथ क्या हो जाना चाहिए, ट्रैफिक दूसरे रूट से जाना चाहिए। थर्ड थिंग, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको GUI के थ्रू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें SD-WAN सोल्यूशन के साथ मिल रही, राइट। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो SD-WAN सोल्यूशन है उसमें मैं आपको कुछ इमेज शो करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि वेट अ मिनट, मेरे पास एक इमेज होगी। हाँ, मैं दोनों इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी रिमोट साइट है। तो ये रिमोट साइट से आप जब एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ये सारे एप्लीकेशंस, ये सब एप्लीकेशन क्लाउड पे हैं। अब एप्लीकेशंस मुझे एक्सेस करने हैं तो मुझे कैसे जाना पड़ रहा है, पहले डेटा सेंटर, देन क्लाउड। यहाँ सोल्यूशन देखिए, यूजर्स डायरेक्ट इंटरनेट सर्किट लेके कहाँ रीच कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रीच कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ राउटिंग डिज़ाइन। तो राउटिंग डिज़ाइन की वजह से डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू क्लाउड से एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। आप ऐसे बोलो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि जो भी सर्वर्स हैं वो कहाँ हैं, क्लाउड पे शिफ्ट हैं।
तो आपका जो भी डिज़ाइन है, राउटिंग स्ट्रक्चर है, वो राउटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि आपको पहले क्लाउड डेटा सेंटर जाना पड़ रहा है, और डेटा सेंटर जाने के बाद आप तब क्लाउड से वेब सर्वर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, जो भी सर्वर्स हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लास्ट में इसको हम लोग क्लोज करते हैं कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ऐसे बोलो कि जो हमारे SD-WAN है, वो SD-WAN में जो मेन पॉइंट फाइनली अभी तक डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि भाई जो मेरा WAN है ट्रेडिशनल WAN, इस ट्रेडिशनल WAN से जो SD-WAN अपग्रेड हुआ है, तो जो SD-WAN अपग्रेड हुआ है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना हो चुका था, इंटेलिजेंट राउटिंग दे नहीं रहे, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि CLI के थ्रू चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही थी। वैसे ही सेम थिंग इधर भी आपको इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर मिल गया है आपको, और इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर के बाद आपको इंटेलिजेंट राउटिंग, एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, राइट। ये सारी चीज़ें आपको SD-WAN सोल्यूशन के साथ मिल गई। ओके, तो इसके लिए अब नेक्स्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो SD-WAN कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, राइट, जिसकी हेल्प से हम लोग पूरा एक इम्प्रूव्ड आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे जिसमें इंटेलिजेंट राउटिंग भी होगी, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आप उस कंप्लीट कंपोनेंट्स को वन बाय वन मैं आपकी डिटेलिंग करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि SD-WAN इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें SD-WAN कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।